नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। बिहार में अब नमक हरामों की एंट्री होगी। एक केंद्रीय मंत्री ने एक धर्म विशेष के लोगों को किस प्रकार से टारगेट किया, जिसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। वो सरकार जो खुद को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती थी, उनके ही एक मंत्री ने किस प्रकार से अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को टारगेट किया, उन्हें नमक हराम बताया, उस बात की भी चर्चा होगी। और साथ में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि आखिर नमक हराम है कौन। नमक हराम उन लोगों को कहा जाता है जो कि किसी का खाने के बावजूद भी उनके लिए खड़े नहीं होते या उनके काम नहीं आते। एक तरह से ये सब भाषा में दी जाने वाली एक गाली होती है, जो कि संविधान की शपथ लेने वाले एक मंत्री ने आज बिहार में दी है। निश्चित तौर पर इस बात की आलोचना होनी चाहिए और आलोचना हुई भी, लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए, मुसलमानों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना कोई नई बात नहीं। चाहे गोली मारो ठाकर का वो बयान, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या देशद्रोही कहा जाना हो, या ज़मीन में दफनाया जाना हो, या बात बात पे ये सलाह दी जानी वाली हो कि आप पाकिस्तान चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संभवतः ये नई बात नहीं है। और जिस तरह से उन केंद्रीय मंत्री ने यह देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्हें बढ़ोतरी ही दी है, एक तरह से उनका प्रमोशन किया। तो हो सकता है कि गिरिराज सिंह खुद का प्रमोशन और अपने नंबर नेतृत्व में बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने सरकार की योजनाएं गिनाई और जनता से भी हामी भरवाई कि जो लोग सरकारी सुविधाओं का उपयोग करें और सरकार को मत एवं समर्थन न दें तो उन्हें आखिर क्या कहा जाए। और वो बहुत ही उत्साहित होकर नमक हराम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि एक वर्ग के लोग ऐसे हैं जो सुविधाएं तो सरकार से लेते हैं, लेकिन सरकार को मत एवं समर्थन नहीं देते। आयुष्मान कार्ड वो लेंगे, अपना इलाज कराएंगे, फ्री राशन लेंगे और तमाम सुविधाओं का उपयोग करेंगे, लेकिन वो मत नहीं दें। यहाँ मैं सवाल उन संविधान के शपथ लेने वाले मंत्री से करना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर तानाशाही है? यहाँ लोकतंत्र नहीं है? लोगों को अपना मत एवं समर्थन देने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है? या सरकार जो भी करती है वो मात्र इसलिए करती है कि जो लोग उनकी योजनाओं का इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पर वो उन्हें मत एवं समर्थन ही दें। भले ही भारतीय जनता पार्टी 2 बार
पूर्ण बहुमत से आई हो, 2024-2019 अपने बल पर सत्ता में रही हो, लेकिन उस दौरान भी उनको ओवरऑल 37% 38% से वोट उन्हें ज़्यादा कभी नहीं मिला। अगर माना जाए तो 63% या 62% जनता उनके खिलाफ ही रही। लेकिन चूँकि लोकतंत्र में सत्ता प्रमुख है, चुनाव जीतना प्रमुख है, इसलिए जो जीता वो सिकंदर की तर्ज पर 30% मत पाने वाले भी सरकार बना लेते। खैर, यहाँ नमक हराम शब्द की बात हो रही थी, तो आखिर नमक हराम है कौन? वो जो सरकार से सुविधा लेके और सरकार के पक्ष में खड़ा नहीं होता, या वो जो संविधान की शपथ लेता है और रोज़ संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी संविधान को तोड़ता मरोड़ता है। मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जिसने संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी जो देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास करता है, वो सबसे बड़ा नमक हराम है। नमक हराम कौन है? वो केंद्रीय मंत्री को खुद पर आजमा के या खुद को उस जगह पर रख के देख लेना चाहिए। देश में यहाँ पर जो अपना भारत देश है, इसमें विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं और अपने अपने पूजा पद्धति के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार यहाँ पर जीवन निर्वाह करते हैं। तभी तो यहाँ गीत गाए जाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जहाँ किसी जात धर्म संप्रदाय को देखकर उसे टारगेट किया जाए। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती। क्या देश की स्वतंत्रता में जिन्हें कि माननीय केंद्रीय मंत्री नमक हराम कर रहे हैं, उस वर्ग का कोई सहयोग नहीं था? अंग्रेज़ों से लड़ने में उनका कोई सहयोग नहीं था? देश को स्वतंत्र कराने में क्या उस वर्ग का कोई सहयोग नहीं था? तो आखिर उनको बार बार ये सलाह क्यों दी जाती है कि वो पड़ोसी दुश्मन देश में चले जाएं? आखिर वो या उनके पुरखे बंटवारे के समय आखिर पड़ोसी देश में क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने भारत को चुना? क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से मुस्लिम देशों में कट्टरता बहुत है और यहाँ पर पूरी तरह से छूट है। अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य देश, धार्मिक कट्टरता के कारण उनकी क्या हालत है आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उन्हें तकलीफ़ हो रही है और केवल कट्टरता ही उनके यहाँ रह गई है। आर्थिक असमानता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जिसकी तकलीफ़ भी वो देश उठा रहे हैं। क्या भारत को भी कुछ कट्टरपंथी उसी मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी तय कर लें कि आखिर किस तरह का भारत वो बनाना चाहते हैं। वो भारत जिसके लिए कभी ये गीत गाए जाते थे, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, या केवल एक ही वर्ग संप्रदाय के लोग रहें, ये अलग बात है कि जिन्हें वो
हिंदू कहते हैं, उस हिंदू वर्ग के भी अति गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को घुड़चढ़ी नहीं करने दिया जाता, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। यहाँ तक कि उन्हें ऐसे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता जहाँ की किसी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो। आप लोग सही समझ गए होंगे, मैं राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो कि अनुसूचित जात जनजात में शामिल थे, उनको नहीं बुलाया गया। खैर, जो केंद्रीय मंत्री ने कहा है, मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास है कि वो जो जितना हिंदू मुस्लिम करे, धर्म के आधार पर टारगेट करे, सामाजिक वैमनस्यता फैलाए, सामाजिक समरसता को तार तार करें, उसकी ही बढ़ोतरी होती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हालांकि अभी बिहार में चुनाव खासा गर्म नहीं हुआ है, इस तरह की और भी बातें निकलें, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस चोरी और नमक हराम जैसे शब्द और भी तेज़ी से आगे बढ़ें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।